जरा सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप की शासक बन बैठी। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और ये समझेंगे कि कैसे उनके आने से भारत के गांवों की, यहाँ के देहात की पूरी तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? एक ट्रेडिंग कंपनी ने इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से कैसे लिख दिया? इसे समझने के लिए हम 3 अलग-अलग जगहों पर चलेंगे और 3 अलग-अलग कहानियों के जरिए देखेंगे कि इन बदलावों की छाप असल में कितनी गहरी थी। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 1757 में प्लासी के युद्ध से। यहाँ कंपनी ने अपनी फौजी ताकत का लोहा मनवाया। लेकिन असली गेम चेंजर था साल 1765, जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को दीवानी अधिकार सौंप दिए। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये हिंदुस्तान की सत्ता की चाबी थी जो अब व्यापारियों के हाथ में आ चुकी थी। तो ये दीवानी अधिकार आखिर थे क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये था टैक्स वसूलने का हक। अब कंपनी के पास देहात को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी वजह थी पैसा, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। चलिए अब अपनी पहली मंजिल पर चलते हैं, बंगाल। ये वो लैब थी जहां अंग्रेजों ने पहली बार एक नए टैक्स सिस्टम का एक्सपेरिमेंट किया ताकि उनकी कमाई का मीटर हमेशा चलता रहे। साल था 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। आइडिया बड़ा सिंपल था। टैक्स की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई और ये टैक्स वसूलने का काम दिया गया स्थानीय राजाओं और तालुकदारों को, जिन्हें अब जमींदार कहा जाने लगा। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं, खजाना भी भरेगा और एक वफादार जमींदार क्लास भी तैयार हो जाएगा। लेकिन जो प्लान कागज पर इतना शानदार लग रहा था, वो जमीन पर आते आते बुरी तरह फेल हो गया। क्यों? वजहें कई थीं। एक तो ये कि टैक्स की मांग बहुत बहुत ज्यादा थी। ऊपर से 1790 के दशक में फसलों के दाम भी गिर गए और कंपनी का नियम बड़ा सख्त था। फसल हो या ना हो, सूखा पड़े या बाढ़ आए, टैक्स तो पूरा और टाइम पर देना ही होगा। और इस पूरी प्रणाली का सबसे क्रूर नियम था सूर्यास्त कानून। मतलब अगर तय तारीख को सूरज ढलने से पहले टैक्स जमा नहीं हुआ तो जमींदार की पूरी जायदाद नीलाम कर दी जाएगी। कोई सुनवाई नहीं, कोई माफी नहीं। इसे कानून ने कई पुराने और बड़े जमींदार घरानों को रातों रात बर्बाद कर दिया। इस पूरी उथल-पुथल का एक ऐसा नतीजा निकला जिसके बारे में अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ जहां पुराने जमींदार जो अक्सर शहरों में रहते थे कमजोर हो रहे थे, वहीं गांवों के अंदर एक नया पावर सेंटर उभर रहा था, जोतदार। ये अमीर और ताकतवर किसान थे जिनका गांव के व्यापार और गरीब किसानों पर सीधा कंट्रोल था, और ये अक्सर जमींदारों के लिए सिरदर्द बने रहते थे। अच्छा, अब बंगाल से निकलते हैं और चलते हैं राजमहल की पहाड़ियों की ओर। यहाँ की कहानी है 2 अलग-अलग जीने के तरीकों के टकराव की। एक ऐसा टकराव जिसे अंग्रेजों के व्यापारिक फायदों ने और हवा दी। यहाँ 2 समुदाय आमने सामने थे। एक तरफ थे पहाड़िया लोग जो कुदाल का इस्तेमाल करते थे और घूम घूम के यानी झूम खेती करते थे। जंगल ही उनका घर था और अपनी आज़ादी उन्हें सबसे प्यारी थी। दूसरी तरफ थे संथाल जो हल चलाते थे, जंगल साफ करके स्थायी खेती करते थे, और अंग्रेजों की नज़र में वो एक आइडियल किसान थे। अंग्रेजों को तो अपनी टैक्स वाली खेती बढ़ानी थी, तो उन्होंने एक चाल चली। 1832 में उन्होंने एक बहुत बड़े जंगली इलाके की घेराबंदी की और उसे दामने कोह यानी संथालों की जमीन घोषित कर दिया। ये पहाड़िया लोगों को उनकी जमीन से हटाने की एक सोची समझी साजिश थी। शुरू में तो संथालों ने जंगल साफ करके खूब खेती की, लेकिन वो ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाए। जल्द ही वो भी उसी सिस्टम के जाल में फंस गए। कंपनी के भारी भरकम टैक्स और साहूकारों के कर्ज ने उनका जीना मुश्किल कर दिया, और इस शोषण का नतीजा 1855 का जबरदस्त संथाल विद्रोह, जिसने कंपनी की चूल्हे हिला दी। हमारी तीसरी और आखिरी कहानी हमें लेकर चलती है बॉम्बे दक्कन। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर हो रही एक घटना ने भारत के किसानों को कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। दक्कन में अंग्रेजों ने एक नया सिस्टम लागू किया, रैयतवाड़ी सिस्टम। इस बार बीच में कोई जमींदार नहीं था। कंपनी सीधे किसान यानी रैयत से टैक्स वसूलती थी। इसके लिए हर खेत को नापा जाता, उसकी मिट्टी जांची जाती और फिर टैक्स तय होता।
जिसे हर 30 साल में बढ़ाने का हक भी कंपनी ने अपने पास रखा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हजारों मील दूर अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया। ब्रिटेन के कारखानों को कपास मिलना बंद हो गया, तो सारी नजरें आईं भारत पर। रातों रात भारतीय कपास की मांग आसमान छूने लगी। दक्कन के किसानों को कपास उगाने के लिए साहूकारों ने खूब कर्ज दिया। लेकिन जैसे ही 1865 में अमेरिका में युद्ध खत्म हुआ, ये तेजी का गुब्बारा फूट गया। भारतीय कपास के दाम गिरे और किसान भारी कर्ज में डूब गए। ये कर्ज का जाल कितना भयानक था, इसका अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लगाइए। दक्कन दंगा कमीशन की रिपोर्ट में एक केस मिलता है जहां एक किसान से सिर्फ 100 रुपए के कर्ज पर 2000 रुपए का ब्याज वसूला गया था। सोचिए, 100 रुपए पर 2000 का ब्याज, ये सरासर लूट थी। साहूकार एक बहुत शातिर तरीका अपनाते थे। वो हर 3 साल में किसान से एक नए कर्ज के कागज पर अंगूठा लगवाते। इसमें पुराने कर्ज की बची हुई रकम और उस पर लगे ब्याज दोनों को जोड़कर नया मूलधन बना दिया जाता। इस तरह ब्याज पर भी ब्याज लगता था और किसान का कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता था, बस बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था। तो बंगाल, राजमहल और दक्कन, इन 3 कहानियों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। और वो तस्वीर है पूरे भारतीय देहात में सुलगते हुए गुस्से और विरोध की। 1875 में दक्कन के किसानों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। और दिलचस्प बात ये थी कि उनका मुख्य निशाना अंग्रेज नहीं थे, उनका निशाना थे साहूकार और उनके बही खाते। किसानों ने साहूकारों के घरों पर हमला किया और सबसे पहले उन कर्ज के दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया जो उनकी गुलामी की जंजीरें थीं। अब एक जरूरी सवाल, हमें ये सारी बातें पता कहाँ से चलती हैं? ज्यादातर जानकारी हमें मिलती है ब्रिटिश अफसरों की रिपोर्टों से, जैसे 1813 की 5th रिपोर्ट या फिर दक्कन दंगा कमीशन की रिपोर्ट। लेकिन इन सरकारी दस्तावेजों को पढ़ते हुए हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। अक्सर इन रिपोर्टों का एक छिपा हुआ एजेंडा होता था। ये कभी अपनी सरकार की गलतियों को छिपाने के लिए लिखी जाती थीं, तो कभी किसी और को बलि का बकरा बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर पूरे देश के देहात में कर्ज, बेदखली और नाइंसाफी का गुस्सा खौल रहा था। बंगाल से लेकर दक्कन तक एक बेचैनी थी, एक आक्रोश था। सवाल अब सिर्फ एक था, इस उबलते हुए लावे के ऊपर बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर कब तक अपनी सत्ता बनाए रख सकती थी? और ये सवाल हमें सीधे 1857 के महाविद्रोह की दहलीज पर लाके खड़ा कर देता है।